हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का संडे क्विज लेके आई हूं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे क्विज हमने 50+ क्वेश्चंस का स्टार्ट किया है। तो 50 क्वेश्चंस का क्विज हम करेंगे। हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतरे में आपको नीचे लाइव चैट में आंसर्स देने हैं, ठीक है। जिसको टाइमिंग नहीं पता है, जो अगले दिन देखता है, मैं बता देती हूँ। 10 बजे ये क्विज होता है डेली 10 बजे। आप चाहो तो उसे लाइव चैट में आंसर दे सकते हो, इसे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। एक स्टूडेंट की कंप्लेंट थी कि उसमें अच्छे से साफ नहीं दिखाई देता। तो अगर वही बैकग्राउंड अच्छा था तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सही एक वचन चुनिए। और हाँ, स्टार्टिंग के जो 42 क्वेश्चन है ना, वो मैंने 2020 के जो पेपर हुए थे ना, हरियाणा के सेक्शन ऑफिसर, स्टोर असिस्टेंट वगैरह, वहां से उठाए हैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। महिलाएं सामूहिक गीत गा रही है, तो बताइए इसमें सही एक वचन बताइए, इसमें कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए फर्स्ट का, ए बी सी या डी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा महिला एकाकी गीत गा रही है। अब देखिए सामूहिक आ रहा है ना, सामूहिक का एकाकी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। तो इसका एंटोनिम बताइए। ऑब्सोलीट का क्या होगा। सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना। बताइए जल्दी से। आउट ऑफ डेट, डिफरेंट, इररिलेवेंट या लेटेस्ट। सेकंड का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा लेटेस्ट। अब देखिए ऑब्सोलीट क्या होता है। कोई चीज़ पुरानी हो गई है, जो अब यूज में नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं है, तो वो होती है ऑब्सोलीट। और इसका उल्टा क्या हो गया, लेटेस्ट, जो अभी हाल ही में चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्सोलीट का एंटोनिम क्या हो गया, लेटेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब बताइए इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। टू टीच चिल्ड्रन यू नीड पेशेंस, टू टीच चिल्ड्रन यू नीड ए पेशेंस, टू टीच चिल्ड्रन यू नीड पेशेंस, या टू टीच चिल्ड्रन फॉर यू नीड पेशेंस। बताइए इसमें से कौन सा सही है। ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, 2-4 सेकंड का, ताकि आप ऑप्शंस को अच्छे से देख सके। दीजिए आंसर जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा टू टीच चिल्ड्रन यू नीड पेशेंस। अब देखिए यही इसका आंसर क्यों होगा, बाकी ये क्यों नहीं हो सकते। देखिए जो बी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, यू नीड ए पेशेंस। पेशेंस क्या होता है, धैर्य होता है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है। अब ए पेशेंस, एक धैर्य तो कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टू टीच चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस आ गया। अब देखिए चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, चिल्ड्रन नहीं होता, चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल होता है, तो उसका हम चिल्ड्रंस तो बना ही नहीं सकते, ठीक है। और नेक्स्ट आप वैसे ही समझ गए होंगे, 4 वगैरह आ रहा है, तो इसमें तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनता। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज ब्यूटिफुल डैश इंटेलिजेंट। अब बताइए यहाँ पे क्या फिक्स आएगा, क्या सही बैठेगा, और एंड विद या टू। दीजिए आंसर। 5 सेकंड का टाइम है बस, जल्दी आंसर दीजिए लाइव चैट में। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एंड। ओके, क्या होगा इसका आंसर, एंड। अब देखिए शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी कि वो बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट है, होशियार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंड ही क्यों आया, बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं आए। अब देखो और का मतलब क्या होता है, या होता है। शी इज ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, यानी कि या तो वो बहुत सुंदर है या फिर होशियार है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, दोनों ही है, तो एंड ही आएगा। एंड का मतलब होता है और, ब्यूटीफुल भी और इंटेलिजेंट भी है। विद होता है के साथ, टू होता है को, का, के की, ठीक है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिनकी इंग्लिश वीक है मैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, जिनको आता है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, इनमें से बताइए। अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है, ठीक है। तो जिसको देखती हूँ किस किस को याद है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, किस किस को पता है। और सरदार सरोवर बांध है कहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य श्रम नीति हरियाणा में कब आई। तो बताइए श्रम नीति हरियाणा में कब आई थी। आपको पता है एचएसएससी ने 2020, ये सारे 2020 के पेपर है जो मैं आपको सैटरडे संडे में क्विज में करा रही हूँ। अब देखिए सन कितने ज़्यादा पूछ रही है एचएसएससी, तो इसका आंसर क्या होगा, 2006 में राज्य श्रम नीति हरियाणा में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब बना। तो बताइए कब बना था, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। 1968, 1969, 70 या 71। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1970। सन 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए, कल भी मैंने आपको बताया थी क्विज में। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर, कितने भागों में बांटा गया है, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी विशेषता पर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ओके, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर घग्गर यमुना मैदान कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। और कल मैंने आपको कल युग पूछे थे ज़्यादातर कि कविता युग कैसे है, साहित्य युग में कितने भागों में बटा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन से कल। ठीक है, आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाल दिया। HSIIDC का विस्तारित रूप क्या है? अब जो भी बच्चे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते होंगे ना, उनको इसकी फुल फॉर्म बहुत इजीली पता होगी, क्योंकि जब भी किसी सिटी में एंट्री करते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया में हमेशा ये फुल फॉर्म लिखी रहती है। बहादुरगढ़ रोहतक साइड के जो स्टूडेंट्स होंगे, गुड़गांव साइड के, दिल्ली साइड के, उनको इसकी फुल फॉर्म पता होगी। बताइए जल्दी से, HSIIDC का विस्तारित रूप क्या है? चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जिसको पता था उसने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 2020 के पेपर में ही पूछी गई है। मैं बता रही हूँ आपको, लगभग 40 या 42 तक क्वेश्चंस जो मैंने उठाए ना, वो सारे 2020 के HSSC के पेपर में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा में कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? हिसार में, करनाल में, पंचकुला में या पानीपत में? तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ पर है? करनाल में है। और हाँ, ये स्टार्टिंग से करनाल में नहीं है, इससे पहले ये हरियाणा में थी ही नहीं। 1995 में ये हरियाणा में शिफ्ट हुई है। हरियाणा के करनाल में कब शिफ्ट हुई है? ये 1995 में। ठीक है, सन भी याद रखिएगा, वैसे भी HSSC कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है आजकल। पिंजौर गार्डन निम्न में से किसने बनवाया? अब आज ये क्वेश्चन आपको थोड़ा नया सा लग रहा होगा, तो बताइए पिंजौर गार्डन निम्न में से किसने बनवाया? चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? पटियाला राजवंश के शासकों ने। ठीक है, पटियाला राजवंश के शासकों ने बनवाया था पिंजौर गार्डन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मुझे ना आप ये बताइए कि आपको पता होगा कि इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है, क्योंकि HSSC में क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि पिंजौर गार्डन को और क्या बोला जाता है। तो यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है। अब आप बताइए मुझे, जो अमरिंदर सिंह है, तत्कालीन CM है पंजाब के, उनका यादवेंद्र सिंह से क्या संबंध है? जो यादवेंद्र सिंह थे, जिनको इस पिंजौर गार्डन का नाम जिसके नाम पर है, उनका जो तत्कालीन CM है अमरिंदर सिंह पंजाब के, क्या संबंध था उनसे? ये आपका होमवर्क है, जिसको नहीं पता है ना वो देखेगा, ओके, सर्च करेगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। उसको आंसर मिलते ही वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में आंसर देके जाएगा इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, होमवर्क है आज आपका। इनटू हाउ मैनी जनरेशंस कैन द कंप्यूटर्स बी क्लासिफाइड? यानी कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4 या 5? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? देखिए मैंने कंप्यूटर की वीडियो डाली है, जो बेसिक है ना, जनरेशंस, कंप्यूटर बना किस मटेरियल का है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होती है। तो जिसको कंप्यूटर का बेसिक हिस्ट्री वगैरह जाननी है ना, उसमें मैंने सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा सब कुछ कराया है। तो जिसको भी बेसिक हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जानना है ना अच्छे से कंप्यूटर का, तो एक वीडियो मैंने कंप्यूटर की डाली हुई है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद कंप्यूटर की वो वीडियो देख लेना। ओके, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में है। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में कंप्यूटर चाहिए ना, उसमें एक्चुअली मैंने मिक्सा डाला हुआ है, इंग्लिश भी है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी वो इजीली समझ आएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के बाद देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, 5 जनरेशन में बांटा गया है। विच प्रोग्राम हेल्प्स इन कंप्रेसिंग लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स? यानी कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करने में मदद करता है, यानी कि संपीड़ित करने में मदद करता है? देखिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में डाला है आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में चाहिए, हिंदी वालों को हिंदी में चाहिए, तो इसलिए मैं दोनों में डाल देती हूँ। जहाँ पर काम चल जाए ना, इंग्लिश और हिंदी के वर्ड सेम होते हो, बस मैं वहीं पे कन्वर्ट नहीं करती हूँ हिंदी में साथ में लिखने की, वरना मैं डाल रही हूँ जहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा? WinZip। ओके, WinZip ऐसा प्रोग्राम है जो हेल्प करता है फाइल्स को कंप्रेस करने में।
विच डिवाइस हेल्प्स कन्वर्ट एन इन्फॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म टू बी एबल टू ट्रांसफर थ्रू द इंटरनेट, यानी कि कौन सा उपकरण जानकारी को परिवर्तित करता है जिससे इंटरनेट के थ्रू उसको भेजा जा सके। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, टेलीप्रिंटर, जॉयस्टिक, माउस या मॉडेम, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, आंसर मैं बता रही हूँ आपको, मॉडेम। ओके, मॉडेम आपको पता है इंटरनेट के थ्रू जो जानकारियाँ भेजी जाती हैं वो मॉडेम के थ्रू ही भेजी जाती हैं, ठीक है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म भी याद रखनी है सभी को, एक पेपर में नहीं है, 2020 के HSSC के 2-3 पेपर में पूछी गई है मॉडेम की फुल फॉर्म, तो आपको याद रखनी है अच्छे से, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। अक्रॉस द इंटरनेट डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इट्स, यानी कि इंटरनेट में कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है। अब जब अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं उनका पता कैसे चलेगा इंटरनेट में कि कौन सा कंप्यूटर है, इस टाइप से, ठीक है। तो बताइए पिन कोड से, ईमेल आईडी से, डिवाइस कोड से, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से क्या यूज़ होता है कंप्यूटर की पहचान करने के लिए। बहुत सारे कंप्यूटर्स का, जैसे कौन सी चीज़ किस एड्रेस पे भेजनी है कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से, यानी कि IP एड्रेस से पता चलता है। IP एड्रेस से इंटरनेट में पहचान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, IP एड्रेस से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है पेपर में। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दबाव में गैस का आयतन समानुपाती होता है। तो बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हर बार ना कभी चार्ल्स का नियम, कभी पास्कल का नियम, कभी बर्नौलीज थ्योरम, ये जो 4-5 साइंस में थ्योरम है ना और लॉ है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम। हिंदी वालों के लिए भी लिखा है मैंने, तो क्या होगा इसका आंसर, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, यानी कि तापमान के। हरेडा यानी कि हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी किस क्षेत्र में काम करती है। पहले तो आपको ये क्लियर हो रहा है यहाँ से पॉइंट कि हरेडा की फुल फॉर्म क्या है, पेपर में पूछी जा सकती है हरेडा की फुल फॉर्म। हरेडा की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। फुल फॉर्म रट लीजिएगा इसको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस क्षेत्र में काम करती है, बताइए जल्दी से, क्या काम करती है ये एजेंसी। नदी का विकास, वायु ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। चलिए टाइम अप होता है, टाइम आपको मिल ही चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा। ओके, हरेडा किस क्षेत्र में काम करती है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में एक पार्क चलाया जाता है, तो वो कौन सा पार्क चलाया जाता है। अब हिसार के अनुसंधान संस्थान तो आपने रट लिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। बताइए पार्क कौन सा चलाया जाता है वहां पर, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम अप हो चुका है, हिरण पार्क चलाया जाता है वन विभाग द्वारा। और चलाया किसके द्वारा जाता है, यह भी याद रखना है, वन विभाग द्वारा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। कब रिटायर होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर न्यायाधीश जज कब सेवानिवृत्त होते हैं, जल्दी दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 65 साल। 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रिटायर होते हैं। कौन सा संस्थान हरियाणा में नहीं है, अब आपको बताना है कौन सा संस्थान हरियाणा में नहीं है, इनमें से बताइए। यूं का यूं ये क्वेश्चन, ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम डिट्टो, HSSC के पेपर में पूछा गया था। तो क्या है इसका आंसर, IISC। ओके, ये संस्थान हरियाणा में नहीं है, बाकी के सारे संस्थान हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है। अब शिलालेखों में ये शब्द लिखा हुआ मिला है संस्कृत में हरियाणा, तो इस शब्द का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। इनमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर, ABCD। आंसर दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड है बस सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, धरती पर स्वर्ग। ओके, हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है, धरती पर स्वर्ग। देखिए जिसको टाइमिंग नहीं पता है, ये क्विज डेली लाइव होता है रात को 10 बजे, ठीक है। आप डेली रात को 10 बजे आके लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लाइव आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं, उनको पता नहीं है टाइमिंग का। तो डेली 10 बजे आ जाया करिए देखने और लाइव चैट में आंसर दिया कीजिए, आपको भी पता चलेगा। हरियाणा द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है, तो ये बताना है कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर,
तो इसका आंसर क्या होगा? बेरोजगार युवकों को भत्ता नहीं देता है। और जो काम करता है ना वो भी याद रखने आपको, जैसे कि आवेदकों का पंजीकरण करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है जो लोग नौकरी के इच्छुक होते हैं, और रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का काम भी इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? यानी कि मेन रीजन इनमें से क्या है हरियाणा में जो वायु प्रदूषण फैलता है? बताइए इनमें से। वैसे इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, इजी सा ही है ये तो थोड़ा। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ठूंठ जलाना। ओके, हरियाणा में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? ठूंठ जलाना है। ठीक है, आपको पता है कितना ज़्यादा मतलब लोग जलाते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई भी की गई थी, जुर्माना भी लगाया गया था। कौन सी संस्था कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती है? तो ये इनमें से 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण करती है, तो चौथी कौन सी है जो नहीं करती है निर्माण? बताइए, सैमसंग, IBM, HP या एसेंचर? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी की सारी संस्थाएं निर्माण करती है, सैमसंग, IBM और HP करती है कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण। सिर्फ ये मत याद रखिएगा कौन सी नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा कौन सी करती है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। विच प्रोग्राम हेल्प्स टू टाइप अ लेटर? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो लेटर टाइप करने में हेल्प करता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? MS वर्ड। ओके, इसमें MS वर्ड हेल्प करता है लेटर की टाइपिंग करने में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। जीमेल में जो ईमेल सेवा है, ईमेल जो भेजते वगैरह है, तो उसका स्वामित्व किसके पास है, यानी कि कौन है उसका ओनर? ठीक है, बताइए कौन है ओनर जीमेल में जो ईमेल सेवा उसका? बताइए, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जी? तो इसका आंसर क्या है? गूगल। ओके, गूगल है ओनर जीमेल में जो ईमेल सेवा है उसका। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? बताइए, सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, इंद्रप्रस्थ थी या पाटलिपुत्र थी? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी थी। और इनमें जो इंद्रप्रस्थ है ना, वो आपको पता होगा कि महाभारत में जो पांडव थे ना, उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, द डेंसेस्ट लेयर दैट कंटेन्स 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल द्रव्यमान का 75% घेरे हुए घनी परत, यानी कि जो सबसे सघन परत है ना, वो कौन सी है इनमें से? सबसे ज्यादा पार्ट में कौन सी परत फैली हुई है एटमॉस्फेयर में? बताइए जल्दी से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एनोस्फेयर? हिंदी वालों के लिए लिखा है मैंने, शोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। ओके, ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल सबसे अधिक भाग में है वायुमंडल के, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? बताइए अब इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चंस में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं आप, इसलिए मैं पॉलिटी के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डेली इंक्लूड करती ही रहती हूँ। तो बताइए कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विधानसभा में चुने हुए सदस्य। ठीक है, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं ना, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का न्यूजेन मोबिलिटी समिट कहाँ हुआ? तो बताइए 2019 का कहाँ हुआ था ये समिट? करनाल में, पंचकुला में, गुड़गांव में, मानेसर में? देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम से याद नहीं हो पाते हैं, तो आप या तो ऐसा किया कीजिए, वीडियो को ना एक बार रिपीट करके देख लिया कीजिए। जैसे रात को कर रहे हो आप लाइव आंसर दे रहे हो, तो एक बार सुबह उठ के या दिन में कभी भी या 2-3 दिन में एक बार रिवीजन कर लिया करो। ओके, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है मानेसर। मानेसर में हुआ था न्यूजेन मोबिलिटी का आयोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना कहाँ बनाई गई? तो बताइए कहाँ पर कमांडो प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर आरपीएफ के लिए कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जगाधरी। जगाधरी में शुरू किया जाएगा, काफ़ी एडवांस्ड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। ओके, और किसके लिए? आरपीएफ के लिए, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए। हरियाणा में विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग बनाया गया है, तो उस विभाग का नाम बताना आपको। उस विभाग का नाम क्या है इनमें से? बताइए। विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया वो विभाग, यानी कि विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कुल मिला के। तो इसका आंसर क्या होगा? विदेश सहयोग विभाग। ओके, विभाग का नाम याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, विदेश सहयोग विभाग।
हरियाणा पुलिस को फिक्की ने कौन सा पुरस्कार दिया था? बताइए, हरियाणा पुलिस को फिक्की ने कौन से अवार्ड से सम्मानित किया था? इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, एचएससी के 2020 में ही पूछा गया है। मैंने आपको बताया है 40-42 तक क्वेश्चंस वही हैं सारे के सारे, मैंने 2020 के पेपर से ही उठा रखे हैं। तो कौन सा अवार्ड दिया है इनमें से? स्मार्ट पुलिसिंग। ओके, फिक्की ने कौन सा अवार्ड दिया है? स्मार्ट पुलिसिंग का। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फिक्की ने हरियाणा पुलिस को कौन सा अवार्ड दिया है, तो स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड दिया है। और किस संस्था ने दिया है? संस्था भी याद रखनी है, फिक्की ने दिया है, क्योंकि संस्था पेपर में पूछी जाती है। अभी हरियाणा क्लर्क के जो एग्जाम हुए थे ना सितंबर में, उसमें संस्था पूछी गई थी काफ़ी सारी। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बताइए, इनमें से हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? आंसर दीजिए जल्दी। जो भी फर्स्ट होता है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट या हरियाणाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एचएससी के एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन प्रकाश। जैन प्रकाश पहला हिंदी समाचार पत्र है, ठीक है। और ये जियालाल जैन ने प्रकाशित किया था, ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि 2-3 दिन पहले ही। नेकीराम शर्मा ने संदेश की शुरुआत कहाँ से की? अब यहाँ से आपको एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ है, संदेश जो समाचार पत्र था, पत्रिका थी, वो किसने शुरू की थी? तो वो शुरू की थी नेकीराम शर्मा ने। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नेकीराम शर्मा ने किसकी शुरुआत की थी? संदेश की। ओके, अब ये बताइए ये कहाँ से की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा भिवानी। ओके, भिवानी से प्रकाशन किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र से हरियाणा का गठन हुआ? यानी कि जो हरियाणा गठित हुआ था ना, तो भारत का टोटल जो क्षेत्र था ना, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा को मिला था टोटल क्षेत्र में से? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.3%, यानी कि 1.3% जो क्षेत्र था ना, वो मिला था हरियाणा को, ठीक है, पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है? यानी कि दिल्ली में जो नज, उसको नजफगढ़ नाला बोला जाता है। कौन सी नदी को बोला जाता है इनमें से? आज मैंने दिन में आपको बताया था इंडियन प्रीवियस ईयर क्विज में कि किस नदी को मतलब नाला बोला जाता है, खुला नाला बोला जाता है। तो बताइए खुला नाला किसको बोला जाता है? मुझे भी देखना है किस किस को याद और किस किस ने वो वीडियो ध्यान से देखी है। बताइए खुला नाला किसको बोला जाता है, कौन सी नदी को बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? साहिबी। साहिबी नदी को नजफगढ़ नाला बोला जाता है दिल्ली में। ओके, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? बताइए कब हुआ था गठन? आपको पता है सन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1993। सन 1993 में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, रट लीजिए इस सन को तो आप, 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कब किया? आप देखिए, पहले तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन कहाँ से हुआ था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो किसने किया था हरियाणा अध्ययन पत्रिका का प्रकाशन? तो किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया था हरियाणा अध्ययन पत्रिका का प्रकाशन। ओके, अब ये किया कब गया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1969, यानी कि 1969 में हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ था। किया किसने था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म किसने दी? अब ये भी पेपर में पूछा गया था, आई थिंक स्टोर असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए किसने दी थी ये टर्म? तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन मैकार्थी। ओके, जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग और डाटा स्प्लिटिंग होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था कि 41 या 42 तक जो क्वेश्चन है ना, सारे मैंने 2020 के एचएससी के पेपर से उठाए हैं। तो बताइए कौन सी लेयर? जिसने ओएसआई मॉडल पढ़ा है उनको तो पता ही होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग और डाटा स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, और ओएसआई की मॉडल की जो लेयर्स है ना, वो भी याद रख लेना। आप पेपर में कई बार पूछ ली जाती है कि इनमें से ओएसआई मॉडल की लेयर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की लेयर्स है ना, जो आप याद कर लेना सारी की सारी। निम्न में कौन सा वाक्य है? अब बताइए, रवि जो बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था कल मिला। बताइए कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या निम्न में से कोई नहीं? अब जो स्टूडेंट्स डेली क्विज अटेंड करते हैं ना, उनको तो इनका आंसर ठीक देना ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको 2-3 दिन से मिश्र वाक्य अच्छे से किस टाइप का होता है।
तो इसका आंसर क्या है? मिश्र वाक्य। अब देखिए ये मिश्र वाक्य क्यों है? मैंने आपको परसों भी बताया था, जब भी कहीं पर जो, जहाँ जहाँ, जब जब, जैसे रिलेटेड आपको जब भी शब्द मिल जाए ना, तो वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य मिलेगा? आपको मिश्र वाक्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रवि जो आ गया ना, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। तो जहाँ जहाँ, जब जब, जो इस टाइप की चीजें जब भी मिल जाए ना, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, 2-3 दिन से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आपको आई होप याद हो गया होगा। जो स्टूडेंट्स डेली क्विज अटेंड करते हैं ना, उनको तो याद हो ही गया होगा शायद। लघुत्तर में कौन सी संधि है? अब बताइए लघुत्तर में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, आदि संधि है? बताइए जल्दी से। अब मैं बोल रही हूँ, मैं हिंदी आपको बहुत अच्छे से करा रही हूँ, जितने टॉपिक हो सकते हैं ना मुझे सिलेबस में है, सब कुछ करा रही हूँ। ठीक है, हिंदी में तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स डेली आते हैं ना, उनका तो हिंदी में मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए। चलिए, टाइम आपको मिल चुका है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो लघुत्तर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, देखिए लघुत्तर, ये आपने देख लिया होगा, इसमें क्या है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो जब भी बड़े ऊ की मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, तो वहां पर हमेशा कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो मैं 2-3 दिन से आपको प्रैक्टिस करा भी रही हूँ। महात्मा, चिकित्सालय, अभीष्ट, पत्निष्ठ, ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स मैं आपको समझा रही हूँ यण संधि और दीर्घ संधि में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, इसलिए कहती हूँ डेली अटेंड किया करो, और वीक में एक बार ना क्विज को रिवाइज कर लिया करो। वीक में नहीं, 2-3 दिन में रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, 2-3 दिन में एक बार क्विज को डेली रिवाइज कर लिया करो, या फिर शाम को कर रहे हो तो सुबह एक बार फिर रिवाइज कर लो, आपको चीज़ें अच्छे से कन्फर्म हो जाएंगी। तिरंगा में कौन सा समास है? तो बताइए तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से, कौन सा समास है? चलिए, टाइम अप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विगु। अब देखिए द्विगु समास क्यों है इसमें? तिरंगा यानी कि 3 रंगों का, 3 रंग, अब 3 आ गया ना, आपको पता है जब भी कोई संख्या आ जाए ना, वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। मैं कितने दिन से आपको बता रही हूँ, शताब्दी, त्रिफला, ठीक है, अष्ट प्रधान, ये अष्ट सिद्धि, मतलब जिसमें भी कभी आपको कोई भी संख्या वाला वर्ड मिल जाए ना, वहां पर आप बिना सोचे समझे द्विगु समास मार्क कर सकते हो। ठीक है, पता चल गया, याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? अब अलंकार भी मैं इंक्लूड करने लग गई हूँ, क्योंकि पेपर में भी अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो अब धीरे धीरे करके आपको अलंकार भी तो याद कराने हैं ना। हिंदी में मार्क्स पूरे के पूरे आने चाहिए, 10 के 10, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप इसको देख के समझ भी गए होंगे कि ये किस्सा कहाँ का है। महाभारत का किस्सा है ये, जयद्रथ महाभारत में था, और इसमें गांडीव लिखा हुआ है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे किस्सा कब का है, क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जहां पर कभी भी कोई हवाबाजी वाली बात की जाए ना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाए, वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न हुआ, यानी कि तीर, शर मतलब यहाँ पर तीर है। ठीक है, तीर जैसे ही अलग हुआ ना धनुष से, ऐसे ही जयद्रथ का सर उधर छिन्न हुआ, यानी कि अलग हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, मानी कि उसमें तीर अलग होते ही उसका सर अलग हो गया। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर बात की गई तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार को अच्छे से। टाड कहाँ पहना जाता है? बताइए। मुझे पता है जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आभूषण याद नहीं होते हैं, काफ़ी अजीबोगरीब नाम इनके होते ही हैं, तो इसलिए मैं आपको क्विज में डेली एक आभूषण याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और क्विज को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए कीजिए, तो कंफर्म भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बाजू में। ठीक है, टड कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। सिनोनिम ऑफ अपीज। अब बताइए सिनोनिम क्या है अपीज का? देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, डेली के डेली जो मैं आपको करा रही हूँ ना इंग्लिश के ये वर्ड्स, ये अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रीवियस ईयर के होते हैं, और ऊपर से डेली के सिर्फ 4 वर्ड्स तो आप याद कर ही सकते हो ना। आप खुद सोचिए, आपके जब तक एग्जाम्स होंगे तब तक आपको कितनी तो इंपॉर्टेंट वोकैब याद हो जाएगी। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो इन वर्ड्स को याद कर लिया कीजिए, या तो इन्हें कहीं नोट करिए, या फिर एक बार वीडियो को 2-3 दिन में रिवाइज कीजिए, और फिर वीकली एक बार फिर रिवाइज कीजिए इन वर्ड्स को। ठीक है, इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। अच्छा मौका है जिनकी इंग्लिश वीक है, सब कुछ अच्छे से याद करने का। इंग्लिश में मार्क्स नहीं कटवाने हैं आपको, इनको भी याद किया कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा पैसिफाई। ओके, अब पीस क्या होता है, अब देखिए शांत करना, किसी चीज को शांत करना, ठीक है। और पैसिफाई भी क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, ठीक है। तो अपीज का सिनोनिम क्या हो गया, पैसिफाई। याद रखिएगा, अपीज और पैसिफाई शांत करना। एंटोनिम ऑफ बेसिच, अब बताइए एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। पैग, एम्प्लोर, इम्पोज, सोलिसिट, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। जिसको पता था उसने आंसर दे ही दिया होगा, तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा इम्पोज। ओके, इम्पोज। अब देखिए बिसीच क्या होता है, बिसीच होता है विनती करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, ठीक है, गिड़गिड़ाना। अब गिड़गिड़ाना का उल्टा क्या हो जाएगा, थोपना, ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती करना कि ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करना और गिड़गिड़ाना एक चीज है, और किसी पर कोई चीज थोप देना अलग चीज है, तो उसका एंटोनिम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। तो बेसिज का एंटोनिम क्या हो गया, इम्पोज, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग में लिखा हुआ बैग, बैग होता है क्या, विनती करना। आप एप्लीकेशन में भी लिखते होगे ना, बचपन में सीख लियो मैं, आई बैग टू से, यानी कि मैं विनती करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्लोर। अब इम्प्लोर भी क्या होता है, इम्प्लोर भी होता है विनती करना। नेक्स्ट है सोलिसिट, सोलिसिट भी क्या होता है, विनती करना, यानी कि ये बिसीज के सारे सिनोनिम हो गए, और इम्पोज क्या हो गया, उसका एंटोनिम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। आई होप ये तीनों चारों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, आप याद कर लेंगे इनको। नेक्स्ट है ईडियम, ठीक है। अब ईडियम बताना है डेली का, आपको पता है मैं एक दो ईडियम करा रही हूँ ताकि आप याद कर लें। गोलू कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। अब देखिए ये सेंटेंस की फॉर्म में मैं डाल रही हूँ, आपको पता है किस लिए डाल रही हूँ, क्योंकि एचएसएससी में सेंटेंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ईडियम कौन सा है, जो स्टार के अंदर होता है, ठीक है। मैं जानबूझ के स्टार के अंदर डालती हूँ इसको, ताकि आपको याद करने में ईजी हो, ठीक है। आप इतना ही याद कर लेना, ऑन द कफ, ठीक है। तो ऑन द कफ का ईडियम क्या होता है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि ऑन क्रेडिट। अब देखिए ऑन द कफ क्या होता है, उधारी करना, और ऑन क्रेडिट भी क्या होता है, उधारी करना, ठीक है। लेते हो ना फोन वगैरह में भी उधारी, क्रेडिट लेते हो ना, तो मतलब उधारी लेते हो, तो ऑन द कफ का क्या हो गया, क्रेडिट, उधारी, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आज का लास्ट क्वेश्चन। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। अब बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, सेंट, जायंट, प्लेंटिफ या रेक्लूज, बताइए जल्दी से। अब देखिए आप इनको याद कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ हिंदी में अच्छे से, ताकि जो स्टूडेंट्स वीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको अच्छे से समझ आ जाए, उनके दिमाग में कुछ बैठ जाए। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। सबकी मेमोरी इतनी तेज नहीं होती है जो याद रह जाए एक बार चीज़ देखी हुई। तो इनको रिवाइज कर लिया कीजिए, एक बार 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लो क्विज को, या शाम को देखते हो तो सुबह रिवाइज कर लो, ठीक है। और वीकली एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तो ये चीज़ें पक्की हो जाएंगी आपको, या इनको कहीं नोट कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा, 50th का आंसर होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, डी, यानी कि रेक्लूज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, यानी कि जो समाज को त्याग कर अकेला रहता हो, ठीक है। लिव्स अलोन होता है अकेला रहना, तो जो अकेला रहता हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्लूज, यानी कि अकेला रहता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है वैसे भी। तो रेक्लूज जो अकेला रहता है। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पर है संत। ओके, संत क्या होता है, संत जो होता है पवित्र आत्मा होती है, जो सेंट, इसको इंग्लिश में सेंट बोल देते हैं, तो जो पवित्र आत्मा हो, ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है जायंट। जायंट क्या होता है, जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसको बोल देते हैं जायंट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेंटफ। अब प्लेंटफ क्या होता है, अदालत में जो शिकायत दर्ज करता है ना, शिकायत दर्ज करने वाले को बोल देते हैं प्लेंटिफ। ओके, प्लेंटिफ कौन है, जो शिकायत दर्ज करता है, ठीक है। अब रेक्लूज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका आंसर है जो अकेला रहता हो सारे समाज को त्याग कर। तो आज की हमारे क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए चलिए जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कीजिए अपना, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए क्विज बनाती हूँ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में डालती हूँ, हिंदी वालों के लिए हिंदी भी साथ में डालती हूँ, तो बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया कीजिए इसे, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तो आप शेयर कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, और हाँ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, और हाँ ये बैकग्राउंड कलर के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें आपको कोई चेंज चाहिए या ऐसे ही ठीक है।
ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गुड नाइट।